वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपसे सिलेबस को, फॉरेस्टर का या वन दरोगा का सिलेबस, जिसका अगले महीने एग्ज़ाम होने वाला है 1 महीने बाद। कई लोगों का मैंने देखा कि इसके सिलेबस के बारे में बहुत सारा कन्फ्यूजन था, लेकिन कन्फ्यूजन अभी भी इस पर बना हुआ है क्योंकि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट पर सिलेबस दिया हुआ है, ये सिलेबस थोड़ा सा कुछ अटपटा सा लग रहा है। इसमें दोस्तों हाई स्कूल स्तर के कक्षा 9 और 10 का ही लेवल का दिया है और ये दिखाया गया है कि जिसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो भी इसमें मैटर आएगा, वो केवल 9 और 10 स्तर के साइंस से आएगा। और इसमें साइंस में दोस्तों इसमें फिजिक्स दिया है, केमिस्ट्री दिया है और बायोलॉजी दिया है। थोड़ा सा ईवीएस इसमें आएगा, पर्यावरण से ये चीज़ें आएगी। और संभवतः उम्मीद जताई जा रही थी कि कृषि से भी इसमें आएगा, लेकिन जो कृषि के क्वेश्चन होंगे वो बायोलॉजी और पर्यावरण में उनका जिक्र हो जाएगा। ठीक है, चलो ये तो हो गई एक बात। दूसरा, इसमें ये सस्पेंस बना हुआ था कि इसमें उत्तराखंड का पेपर है, तो इसमें उत्तराखंड के क्वेश्चन और ये चीज़ें भी थोड़ा बहुत देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड के क्वेश्चन भी आएंगे तो वो या तो कृषि या पशुपालन या कुछ ऐसी इन चीज़ों से रिलेटेड होंगे, अदरवाइज इसमें देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ऐसा कुछ खुल के दिया नहीं है। आगे हम देखेंगे, पूरा सिलेबस यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा आपसे। और उसके बाद अगर आपको इसका हिंदी में भी इस सिलेबस को चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर हमसे जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं हिंदी में भी इसको दे दूँगा। बाकी थोड़ा थोड़ा मतलब मैं अभी इसमें समझा ही दूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसा कि दिया गया है, हाई स्कूल कक्षा 9 और 10 स्तर का विज्ञान विषय का पाठ्यक्रम जो NCERT से होगा, जो आपके वन दरोगा के एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। इसमें सबसे पहले फूड दिया गया है, यूनिट फर्स्ट में फूड दी गई है दोस्तों। फूड से आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। फूड के अंतर्गत आपको भोजन जो है, भोजन में आपको प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग से जो है आपको पढ़ना है। और सिलेक्शन फॉर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, गुणवत्ता सुधार और प्रबंधन जो है फूड के क्षेत्र में कैसे हो, क्या हो, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल के बारे में, और मैनर्स और प्रोटेक्शन फ्रॉम द पेस्ट एंड डिजीज, बीमारियों और कीड़े मकोड़ों से सुरक्षा के बारे में आपको पढ़ना होगा फूड के क्षेत्र में। देखिए मैंने बोला था जो कृषि से संबंधित है और एग्रीकल्चर वगैरह से, तो उससे रिलेटेड इसमें ही पूछ दिया जाएगा आपसे, जबकि वो ज़रूरी पार्ट है, उससे भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा आपको ये चीज़ देखनी पड़ेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं उससे आगे। उसके बाद है मटेरियल से, यानी कि पदार्थ के बारे में थीम है। तो मैटर दोस्तों, नेचर एंड इट्स बिहेवियर। तो मैटर पदार्थ की प्रकृति और उसके व्यवहार के बारे में आपको जानना है। उसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा डेफिनेशन ऑफ मैटर, तो पदार्थ की परिभाषा के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद पदार्थ के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़नी है, पदार्थ की 3 स्टेज पढ़नी है, सॉलिड, लिक्विड और गैस से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। ठीक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको इसकी विशेषताओं में उसका शेप है, उसकी आकार, वॉल्यूम, उसका घनत्व, ठीक है, आयतन और ये सारी चीज़ें, चेंज ऑफ स्टेट, मेल्टिंग, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और फ्रीजिंग, एवोपरेशन, कूलिंग और बाकी ये सारी कंडेंसेशन और सब्लिमेशन। ठीक है, ये चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। संघनन है, इसमें वाष्पीकरण है और हिमांक, गलनांक, ये सारी चीज़ें आपको इस पदार्थ के अंतर पढ़नी है। उसकी परिभाषा पढ़नी है, उसकी 3 स्टेज पढ़नी है, उसकी विशेषताएं पढ़नी, विशेषताओं में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। उसके बाद नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की प्रकृति के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके अंतर्गत जैसे आपको सबसे पहले एलिमेंट्स पढ़ने हैं, तत्व पढ़ने हैं, कंपाउंड पढ़ने हैं, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स पढ़ने हैं, ठीक है, मिश्रण और यौगिक पढ़ने हैं आपको। उसके बाद हेट्रोजेनस एंड होमोजेनस मिक्सचर के बारे में पढ़ना है, यानी कि समांगी और विषमांगी मिश्रण आपको पढ़ने हैं। और कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस पढ़ने हैं। कोलाइड मतलब कोलाइडल विलयन होते हैं, वो पढ़ने हैं आपको, और सस्पेंशंस होते हैं विलंगन, ये पढ़ना पड़ेगा आपको मैटर के अंदर। यानी कि ये टॉपिक आपके आ गया, केमिस्ट्री का टॉपिक आ गया। उसके बाद आगे बात करते तो अगला है इसमें पार्टिकल नेचर बेसिक यूनिट। तो पार्टिकल्स का नेचर और उसके बेसिक यूनिट के अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा एटम एंड मॉलिक्यूल। ठीक है, एटम एंड मॉलिक्यूल, अणु और परमाणु आपको पढ़ने हैं। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में आपको पढ़ना है। एटॉमिक एंड मॉलिकुलर मासेस पढ़ने हैं। ठीक है, एटॉमिक और मॉलिकुलर
मास भी आपको पढ़ने हैं। ये आपको 9th और 10th की बुक्स से आप एनसीईआरटी से एक बार ज़रूर पहले पढ़ लीजिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिलने वाली है, क्योंकि ये 9th और 10th का ही सिलेबस है, वहीं से आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद दोस्तों मोल कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, जो 9th की क्लास में आपको मिल जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट ये 9th की क्लास में आपको मिल जाएगा फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद रिलेशनशिप ऑफ मोल टू मास ऑफ द पार्टिकल एंड नंबर्स आपको इसके अंदर जो है जो दिया है वो पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। वैलेंसी केमिकल फार्मूला ऑफ कॉमन कंपाउंड, कॉमन सामान्य यौगिकों के केमिकल सूत्रों के बारे में, रासायनिक सूत्र भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद इसमें दिया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो परमाणु का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों चीज़ें पढ़नी है। आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या होते हैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, ये केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। उसके बाद इसमें द वर्ड ऑफ द लिविंग के बारे में है दोस्तों, थीम इसकी जो है। उसके बाद अंदर इसमें यूनिट 3 में ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो जीव जगत का संगठन के बारे में आपको पढ़ना है, इसका हिंदी में जो मीनिंग होगा। इसमें सबसे पहले है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जैव विविधता आपको पढ़नी पड़ेगी। जैव विविधता के अंदर डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। तो एनिमल और प्लांट की डाइवर्सिटी के बारे में आपको पढ़ना है। और उसके बाद है बेसिक इश्यूज इन साइंटिफिक नेमिंग, ठीक है। साइंटिफिक नाम जो वैज्ञानिक नेम होते हैं उनका के जो बेसिक इश्यूज़ हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा देखना है। बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो वर्गीकरण का क्या आधार है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। हेरार्ची ऑफ कैटेगरीज पढ़ना है आपको, ग्रुप्स पढ़ने हैं, उसके जो भी क्लासिफिकेशन के जो ग्रुप होते हैं ये किस बेस पर हुआ है, कैसे हुआ है, क्या क्या इसकी कैटेगरीज थी, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट्स आपको पढ़ने पड़ेंगे और इसके सैलिएंट फीचर्स भी पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो मेन प्लांट हैं, मेजर ग्रुप जो है प्लांट्स के, उसमें आपको देखने को मिलेंगे आगे बैक्टीरिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म, ठीक है। और इतनी इतने जो ग्रुप्स हैं इनके बारे में तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा एंजियोस्पर्म्स भी आपको पढ़ने हैं, कुछ ये हैं, ये सारे आपको 9th क्लास में मिल जाएंगे। 9th क्लास में मिलेंगे आपको, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में मिलेंगे। लेकिन अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो फिर आपको इसको हायर लेवल क्लास में पढ़ना पड़ेगा। 11th की बुक्स में पढ़ सकते हैं आप, या फिर आपके पास कोई और बुक्स हैं तो इन टॉपिक्स को अदर बुक्स से आप क्लियर कर सकते हैं। लेकिन जो एनसीईआरटी है वो बेस्ट सोल्यूशन होती है हर चीज़ की। तो यहाँ पर हम आगे बात कर देंगे मेजर ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अब अभी हमने प्लांट्स की बात की थी, अब हम एनिमल्स के मेजर ग्रुप्स की बात करते हैं। तो इसमें सैलिएंट फीचर इसके पढ़ने हैं। इसमें नॉन कॉर्डेटा से लेकर के फाइला एंड कॉर्डेट्स तक पढ़नी है आपको, हायर क्लास तक, ठीक है। तो नॉन कॉर्डेटा से लेकर के कहाँ तक पढ़ना है आपको, कॉर्डेट्स तक पढ़ने हैं जो हायर क्लास के अंतर्गत आती हैं। उसके बाद दोस्तों ये बायोलॉजी का ही नेक्स्ट टॉपिक है, सेल आपको पढ़ना है। सेल के अंदर का यानी कि कोशिका, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। कोशिका जो है एक बेसिक यूनिट, जीवन की एक बेसिक यूनिट है, उसके बारे में आपको पढ़ना है, सेल के बारे में। सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। तो सेल जो है बेसिक यूनिट लाइफ की लाइफ की बेसिक यूनिट कैसे है, क्यों है, इसके बारे में आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर आपको सेल के प्रकार पढ़ने पड़ेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स आपको पढ़नी है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आपको पढ़ने हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको के अंदर आपको सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल, इसके बारे में अध्ययन करना है। सेल ऑर्गेनल्स पढ़ने हैं आपको। सेल ऑर्गेनल्स के अंतर्गत आपको क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया है और वॉक्यूल्स है और ईआर हैं आपके। उसके बाद गॉल्जी बॉडीज, गॉल्जी उपकरण जो होते हैं, गॉल्जी एपरेटस हैं, न्यूक्लियस है, क्रोमोजोम है और बेसिक स्ट्रक्चर इसका आपको पढ़ना पड़ेगा। क्रोमोजोम का बेसिक स्ट्रक्चर और सेल का बेसिक स्ट्रक्चर आपको देख लेना है, ठीक है। ये चीज़ें थोड़ा इंपॉर्टेंट हैं। ये सेल वाला जो पार्ट है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको ज़रूर देखना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों टिश्यू में, ऊतक में। ये टिश्यूज आपको देखने हैं और ऑर्गन्स आपको देखने हैं, उसके जो भी अंग होते हैं। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम्स आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म से भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, जीवों के बारे में, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू, ठीक है। उसके प्लांट टिश्यू के जो प्लांट पादप ऊतक होते हैं उनके कार्य और उसके स्ट्रक्चर के बारे में आपको थोड़ा स्टडी करना है। 4 टाइप इन एनिमल्स, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू इन प्लांट, ठीक है। तो ये आपको पढ़ने हैं।
मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू इन प्लांट के में मेरिस्टेमेटिक और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं इनके बारे में आपको थोड़ा डिटेल में देख लेना है। यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। अगला हेल्थ एंड डिजीज़ में बायोलॉजी के अंदर अगला टॉपिक दे रखा है दोस्तों। इसमें आपको हेल्थ एंड इट्स फेलियर, ठीक है, स्वास्थ्य और इसके फेलियर के बारे में दिया है बुक में, वो आपको पढ़ना है। इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, यानी कि संक्रामक और असंक्रामक रोगों के बारे में आपको पढ़ना है। कौन से रोग संक्रामक हैं, कौन से रोग असंक्रामक हैं, इनसे बीमारियां कैसे फैलती हैं, किन रोगों से के मतलब फैलने का जरिया क्या होता है और इनके कौन से जीवों के द्वारा ये बीमारियां फैलती हैं, ये पूरा डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा। दियर कॉजेज एंड मैनी फेस्टेशंस, तो इसके क्या कारण हैं, क्यों ये बीमारियां होती हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो जीव होते हैं, उनके द्वारा जो फैलने वाली बीमारियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं, और जो उनको फैलाने वाले जीव हैं जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है और प्रोटोजोवंस हैं, ये सारे जो जीव हैं ये किस तरीके से बीमारी फैलाते हैं, इनका क्या रोल है, और इनके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको पढ़ लेना है। आपको इनके बारे में थोड़ा सा मेरे चैनल पर भी वीडियोज़ मिल जाएंगे, आप पुरानी वीडियो सर्च करेंगे तो। ये एक थोड़ी नई चीज़ यहाँ पर आ गई है, पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में भी आपको पढ़ना है, और जो भी इसके उद्देश्य सिद्धांत हैं इसके ट्रीटमेंट के, इसके प्रिवेंशन के, ये भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आगे आ जाते हैं मूविंग थिंग पीपल एंड आइडियाज़। तो यानी कि अब फिजिक्स के अंदर ये लोग चले गए हैं। तो फिजिक्स में दोस्तों आपको यूनिट 4 में आपको देखने को मिल रहा है कि मोशन है, फोर्स और वर्क है, ठीक है, गति है, बल है और कार्य है। इसके यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं मोशन के अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो विस्थापन और दूरी आपको पढ़ना है, वहाँ से क्वेश्चन दूरी से, विस्थापन से आपसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद वेलोसिटी आपको पढ़नी है, ठीक है, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और एक्सीलरेशन, घर्षण वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम, ग्राफ्स फॉर यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, और उसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इसके जो इक्वेशंस वो भी आपको पढ़ने हैं ग्राफिकल मेथड के आधार पर जो है। एलिमेंट्री आइडियाज़ ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें आपको मोशन के अंदर पढ़नी है। उसके बाद फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ, को बल और उसके लिए जो न्यूटन के नियम हैं बल से रिलेटेड, तो वो न्यूटन के नियम आपको पढ़ने हैं। फोर्स एंड मोशन, ठीक है, बल और गति के बारे में आपको पढ़ना है इसमें। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जो गति के नियम हैं न्यूटन के, वो आपको ध्यान से देख लेने एक बार। जितने भी नियम न्यूटन ने दिए थे, इन सारे न्यूटन को अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इनको तैयार कर लेना है, ठीक है। उसके बाद है इनर्टिया ऑफ ए बॉडी, और इनर्टिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। उसके बाद है एक्सेलरेशन, त्वरण, एलिमेंट्री आइडियाज़ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस, ठीक है। इतनी चीज़ें जो है फोर्स के अंदर पढ़नी है और न्यूटन लॉ के अंतर्गत आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद ग्रेविटेशन आ जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण में आ जाएंगे दोस्तों। ग्रेविटेशन में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। तो यूनिवर्सल लॉ जो है ग्रेविटेशन के, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। ग्रेविटी यानी कि घर्षण के बारे में गुरुत्वाकर्षण के बारे में आपको पढ़ना है, जो पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाला एक बल है, इसके बारे में पढ़ना है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी की वजह से जो एक्सीलरेशन होता है वो उसके बारे में आपको पढ़ना है। मास एंड वेट, फ्री फॉल, ठीक है। मास एंड वेट, इसका मास और वेट के बारे में, भार और द्रव्यमान पढ़ना है आपको। और फ्री फॉल, जब कोई फ्रीली तरीके से जब कोई चीज़ नीचे गिरती है, उसके मास, और ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी आपको। मास के अंतर्गत और वेट के अंतर्गत जब पढ़ेंगे तो सारी टॉपिक आपको मिलेंगे 9th क्लास और 10th क्लास में। उसके बाद दोस्तों इसमें फ्लोटेशन है। फ्लोटेशन में आपको थ्रस्ट एंड प्रेशर है, और उसके बाद है अचीवेंडेस है, प्रिंसिपल है, और बॉयंसी है। एलिमेंट्री आइडियाज़ ऑफ रिलेटिव डेंसिटी के बारे में आपको पढ़ना है। इतनी चीज़ें यहाँ से, थोड़ा सा उतना खास इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट नहीं है। उसके बाद आगे वर्क, एनर्जी एंड पावर है, तो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्क डन बाय फोर्स,
और एनर्जी, पावर एंड काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी से थोड़ा क्वेश्चन एक आध दो बन सकते हैं, एनर्जी और पावर से भी बन सकते हैं दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ ऊर्जा संरक्षण का नियम, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पुट हो सकते हैं, पुटअप हो सकते हैं, यहाँ से आपको ज़रूर जो है इसको क्लियर कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं साउंड में, यानी कि साउंड में आ जाते हैं। उसके बाद आपको ये ध्वनि में आ जाते हैं, ध्वनि इसको हिंदी में बोलेंगे। नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपोगेशन इन वेरियस मीडिया, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के मीडिया में, माध्यम में इसका क्या प्रकृति रहती है ध्वनि की, ये पढ़ना है आपको। स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि गति पढ़नी है, ध्वनि की गति। रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमन्स, ठीक है। तो इसकी रेंज और मानव में इसकी सुनने की जो क्षमता होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और अल्ट्रासाउंड आपको पढ़ना पड़ेगा, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, साउंड का रिफ्लेक्शन, और इको एंड सोनार, ये दोनों चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर, तो मनुष्य के जो कान होते हैं उसका स्ट्रक्चर के बारे में। तो मतलब ये सिर्फ जो है ऑडिटरी एस्पेक्ट से को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है, उसी एस्पेक्ट से पढ़ना है इसको, ठीक है ना। यानी कि इसको बायोलॉजी के हिसाब से नहीं पढ़ना है, इसको फिजिक्स के हिसाब से पढ़ना है। चलिए, जैसे आप अगर आँख का अध्ययन करेंगे तो आँख के बारे में भी आप बायोलॉजी के हिसाब से भी कर सकते हैं और फिजिक्स के हिसाब से भी कर सकते हैं, तो उसको फिजिक्स के एस्पेक्ट में पढ़ना है। उसके बाद आ जाते हैं नेचुरल सोर्सेज, आवर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आवर एनवायरनमेंट के अंदर दोस्तों आपको पर्यावरण के अंदर तीनों चीज़ें पढ़नी है, एयर, वाटर और सॉयल, ठीक है। तो फिजिकल सोर्सेज हैं ये, तो ये तीनों चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं आपके सिलेबस में। एयर फॉर रिस्पायरेशन, ठीक है। तो श्वसन के लिए जो हवा होती है, वायु होती है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ना है। और कॉम्ब्यूजन्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद फॉर मॉडरेटिंग टेम्परेचर्स, मूवमेंट ऑफ एयर एंड इट्स रोल इन ब्रिंगिंग रेन अक्रॉस इंडिया, तो किस तरीके से जो है इसकी क्या गति रहती है हवा की, ठीक है। और कैसे ये जो बारिश होती है उसको पूरे भारत में बारिश को कराने में, और उसको ये इन सारी चीज़ों के लिए कैसे अपना रोल अदा करता है, ये सारी चीज़ें मतलब थोड़ा थोड़ा इसके बारे में देख ही लेना। उसके बाद दोस्तों पर्यावरण के अंदर यही चीज़ आती हैं, घटक आते हैं उसके, हवा, पानी और ये सारी चीज़ें आती हैं। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। एयर, वाटर एंड सॉयल पोल्यूशन, पोल्यूशन के बारे में देख लीजिए, तीनों पोल्यूशन, ठीक है। इनका ब्रीफली इंट्रोडक्शन पढ़ना है आपको। और उसके बाद होल इन ओजोन लेयर, ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है, छेद हो रहा है, उसके बारे में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये कहाँ पर हो रहा है और किस मात्रा में हो रहा है और किसकी वजह से हो रहा है, ये सारी चीज़ें देख लेना थोड़ा थोड़ा। एंड प्रोबेबल डैमेजेस, इसकी जो संभावित जो डैमेजेस हैं कि क्या संभावना जताई जा रही है, ठीक है, इसकी डैमेज होने की क्या प्रायिकता है, इस तरीके से इसको थोड़ा सा देख लीजिए। उसके बाद है बायो जियो केमिकल साइकिल्स इन नेचर, तो ये देख लीजिए आप प्रकृति में जो है किस तरीके से जैव रासायनिक साइकिल होती है। उसमें जैसे वाटर साइकिल आपने देखी कि ऑक्सीजन साइकिल है, कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल, यहाँ पर 4 साइकिल दी गई हैं। इन 4 साइकिल्स के बारे में आपको धीरे धीरे जो है क्लियर कर लेना है, पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा, क्या, क्योंकि यहाँ पर से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर केमिस्ट्री में चले जाते हैं। केमिकल सब्सटेंसेज में देखिए थोड़ा ऊपर भी दिया गया, थोड़ा नीचे भी यहाँ पर दिया है। नेचर एंड बिहेवियर जो है इसका पढ़ना है। केमिकल सब्सटेंस, जो केमिकल पदार्थ होते हैं, रासायनिक पदार्थों का नेचर और उनका व्यवहार के बारे में पढ़ना है दोस्तों। केमिस्ट्री के अंदर इसमें सब एसिड, बेस और सॉल्ट्स दिए हैं, तो एसिड आपको पढ़ने हैं, एसिड्स के बारे में, इसकी एसिड, बेस और सॉल्ट्स के जनरल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, एग्जांपल्स एंड यूजेस पढ़ने हैं, इसकी सामान्य जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़नी है, इसके उदाहरण और उसके क्या क्या यूज होते हैं इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। केमिकल, बेस और सॉल्ट के, ठीक है, एसिड, क्षार और लवण के बारे में। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल का क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में पढ़ना है आपको। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, ठीक है। तो पीएच का प्रत्येक प्रतिदिन की जो दैनिक जीवन की जो दैनिक जीवन होता है, इस पर क्या इसका महत्व है पीएच का, ठीक है। तो ये सिलेबस में दिया है आपका। उसके बाद प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड का
को तैयार करने के और उसके क्या इस्तेमाल हैं उसके बारे में देखना है। उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। उसके बाद बेकिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें एसिड बेस और सॉल्ट से निकल के आ जाती हैं जो आपके सिलेबस में दी गई है। इसमें केमिकल रिएक्शंस, दोस्तों हमें केमिकल रिएक्शन के बारे में आपको पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन, आपको रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल जो रिएक्शन है उनके प्रकारों के बारे में पढ़ना है। कॉम्बिनेशन, देखिए आपको ये केमिकल रिएक्शन जो है 10th क्लास में मिलेंगे, शायद एक या फर्स्ट या सेकंड चैप्टर में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। हाँ, कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन इसमें दिया गया है, और डिस्प्लेसमेंट दिया गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म ऑफ गेन एंड लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आपको पढ़ना है, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं पढ़नी है। किस टर्म में पढ़नी है आपको? जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लॉस और गेन के टर्म में पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें आगे पढ़ना है मेटल एंड नॉन मेटल से। दोस्तों ये जो केमिकल रिएक्शन वाला है ये आपको 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक आप खोलकर देखेंगे, आपको फर्स्ट चैप्टर में ही आपको ये देखने को मिलेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद मेटल एंड नॉन मेटल्स में आते हैं, धातु और अधातुओं में आ जाएंगे। तो जनरल प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है धातु अधातुओं की, ठीक है, मेटल नॉन मेटल्स की, तो जनरल प्रॉपर्टीज़ आपको पढ़नी है। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज पढ़नी है, ठीक है, जो उसकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है वो आपको पढ़नी है। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड पढ़ने हैं, ठीक है। फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज, उसके फॉर्मेशन और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पढ़नी है आयनिक कंपाउंड से की। बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस भी इसमें है, ये दिया गया है जो पढ़ना है। और क्रोजन एंड इट्स प्रिवेंशन पढ़ना है। कार्बन कंपाउंड के अंतर्गत आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड पढ़ना है। कोवेलेंट बॉन्डिंग के बाद उसके बाद है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड का नामकरण आपको पढ़ना है। फंक्शनल ग्रुप्स आपको पढ़ने हैं। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ना है। एथेनॉल और एथेनोइक एसिड दिया है इसमें, ओनली प्रॉपर्टीज़ एंड उसके यूज आपको पढ़ने हैं। इसमें साफ साफ दिया गया है कि एथेनॉल और उसके एथेनोइक एसिड जो है इसके बारे में आपको पढ़ना है, लेकिन ओनली उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेज पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ आता है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी 10th क्लास में आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, तो ये आवर्त जो क्लासिफिकेशन है वो एलिमेंट तत्वों का आवर्त सारणी में वो पढ़ना है आपको, यानी कि आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ना है। तो पीरियोडिक टेबल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़नी है। और उसके बाद आपको ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ना पड़ेगा उसमें थोड़ा थोड़ा, लेकिन पीरियोडिक टेबल आप पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसमें जो पीरियोडिक टेबल में उनका जो सीरीज है एलिमेंट्स का उसके बारे में देख लेना, उसके टॉप टू बॉटम जाने पर उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, और लेफ़्ट टू राइट, राइट से टू लेफ़्ट आने में क्या प्रॉपर्टी रहती है, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में स्टडी आप कर लेना। उसके बाद द वर्ड ऑफ द लिविंग, यानी कि वर्ड ऑफ लिविंग, जीव जगत, इसमें दिया गया है यूनिट 2, तो इसमें देख लेते हैं। लाइफ ऑफ प्रोसेस में आपको लिविंग थिंग्स पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन आपको पढ़ना है, ठीक है, पोषण का सामान्य कॉन्सेप्ट, ठीक है। रेस्पिरेशन आपको पढ़ना है। रेस्पिरेशन के बाद आपको ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है, जीवों में और एनिमल में और पौधों में जो है ट्रांसपोर्ट और सेक्रेशन कैसे होता है ये, और रेस्पिरेशन कैसे होता है, न्यूट्रिशन क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ आपको देखनी है, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। इसके अंदर आपको जो है ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ना है या इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो इसके अंदर दोस्तों जैसे प्लांट हार्मोन भी आपको पढ़ने हैं। प्लांट हार्मोन के अंदर इसका प्लांट हार्मोन के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी एंड रिफ्लेक्स एक्शन इसके पढ़ने हैं। उसके बाद नर्वस सिस्टम है, केमिकल कोऑर्डिनेशन और एनिमल हार्मोनस है। यहाँ पर आप देखेंगे जो टॉपिक हैं ये कृषि और बायोलॉजी दोनों के कॉमन टॉपिक हैं, ठीक है।
उसके बाद आपको रिप्रोडक्शन प्रजनन के अंतर्गत जनन के अंतर्गत रिप्रोडक्शन एनिमल एंड प्लांट पढ़ना है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, ठीक है। एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीके का रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है, एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर। नीड फॉर एंड मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, ठीक है, तो इसके क्या क्या विधियां हैं फैमिली प्लानिंग के और इसकी क्या ज़रूरत है पढ़ना है। सेफ सेक्स वर्सेस HIV और एड्स के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो HIV और एड्स से आपको, अगर आप बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे वहाँ भी आपको ये डिजीज़ेज़ जहाँ पर आप डिस्कस करेंगे वहाँ पर भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको रिप्रोडक्शन के अंदर भी सेफ सेक्स वर्सेस HIV और या एड्स के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कैसे होता है, इसकी रोकथाम क्या है और कैसे इसे बचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद है चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेंस हेल्थ के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके सिलेबस में ये चीज़ दिया गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, विकास और आनुवंशिकता के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें हेरिडिटी में पढ़ना है आपको ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ना है। और ब्रीफ इंट्रोडक्शन के अंदर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन यानी कि विकास का सामान्य कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें जो है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन से आपको पढ़ना है। अगला आ जाता है दोस्तों यूनिट 3 में इफेक्ट एंड करंट्स से, ठीक है, हाउ थिंग वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको ये भी फिजिक्स का ही टॉपिक है, तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, ओम का लॉ, रेसिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें प्रतिरोध जिसको बोला जाता है, फैक्टर्स ऑन विच द रेसिस्टेंट ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स, ठीक है। तो रेसिस्टेंट जो होता है, जो प्रतिरोध होता है, वो कंडक्टर्स पर कैसे कार्य करता है, ठीक है, कौन कौन से प्रभावित करने वाले उसको कारक होते हैं, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा इसको देख लेना। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ठीक है, तो ये भी देख लेना आप, इसकी कॉम्बिनेशन की सीरीज। और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, ये आपको 10th की बुक में मिलेगा, ठीक है। तो जो आपने देखा होगा समांतर श्रेणी में प्रतिरोध लगे होते हैं और उसके बाद जो श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, तो इन प्रतिरोधों के बारे में पढ़ लेना, इसके सीरीज़ के बारे में पढ़ लेना है आपको। हीटिंग इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, तो हीटिंग करने का क्या इफेक्ट पड़ता है करंट पर, ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इंटर रिलेशन बिटवीन PVI एंड R, ठीक है। तो ये आप पढ़ लेना, ठीक है। R प्रतिरोध हो गया, P प्रेशर हो जाएगा, V वोल्ट हो जाएगा, I एम्पियर, ये सारी चीज़ें विद्युत धारा, ठीक है, इनका आपस में क्या रिलेशन है, इसको आपके सिलेबस में दिया गया है, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद मैग्नेट, यहाँ पर चुंबक आ गया दोस्तों, चुंबक से आपको मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। फील्ड लाइन्स हैं, ठीक है, जो इसकी जो फील्ड लाइन होते हैं, उसका क्षेत्र में जो लाइनें होती है, आपने जब मैग्नेट पढ़ेंगे उसमें देखने को मिलेंगे। तो फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर, फोर्स एंड करंट कैरिंग कंडक्टर्स, और उसके बाद फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, हाँ ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम आपको पढ़ना है। इसमें देखना कोई क्या पता एक आध दो क्वेश्चन यहाँ से निकाल दो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रोडक्शन आपको देखना है, और इंट्रोड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस और इंड्यूस्ड करंट, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, यहाँ पर फ्लेमिंग का दाएं हाथ और बाएं हाथ दोनों नियम दिए गए हैं। ये सारी चीज़ दोस्तों आपको 10th की बुक्स में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, थोड़ा ब्रीफली दिया होगा लेकिन वहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके बाद है अल्टरनेटिव करंट, फ्रीक्वेंसी, AC एडवांटेज, यहाँ पर पूरे AC DC और ये सारे मैग्नेटिक फील्ड और चुंबक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी आपको पढ़ना है। उसके बाद डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो घरेलू इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसके बारे में भी आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद नेचुरल फिनोमेना की बात करते हैं दोस्तों, यूनिट 4 में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड कर्व्ड सरफेस के बारे में दिया है, और इमेज फॉर्म्ड बाय द स्फेरिकल मिरर्स। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस दिया है, प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ दिया है, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन इसमें दिया है, तो आपको यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों रिफ्रैक्शन इसमें है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको पढ़ने हैं। और उसके बाद रिफ्रैक्शन इंडेक्स दिया है, तो रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लेना, उसके नियम पढ़ लेना, बाकी जितना डिटेल में पढ़ोगे उतना अच्छा है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, तो लेंस को पढ़ लेना, ठीक है ना, दर्पणों को पढ़ लेना, लेंस से पढ़ लेना, ये आपको ये भी 10th की बुक्स में मिलेगा, ठीक है।
तो इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल लेंस, ठीक है, तो स्फेरिकल लेंस के द्वारा बनाई गई जो इमेज होती है, प्रतिबिंब होता है, वो कैसा बनता है। लेंस का फॉर्मूला आपको पढ़ना है, उसके जो डेरिवेशन होते हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ने, नहीं बनाने। उसके बाद है मैग्नीफिकेशन, पावर ऑफ ए लेंस की क्षमता के बारे में आपको फंक्शनिंग ऑफ ए लेंस इन ह्यूमन आई, मतलब मनुष्य की आँख में ये कैसे कार्य करता है, जब इसको हम एक चश्मे के रूप में यूज़ करते हैं तो कैसे कार्य करता है, आपको 10th की बुक में पूरा मिलेगा डिटेल से, ठीक है। प्रॉब्लम ऑफ विजन एंड रेमेडीज, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए प्रिज्म, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्टेटिंग ऑफ लाइट, एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। तो दोस्तों यहाँ पर को कुल मिला के कहने का मतलब है आपको परावर्तन पढ़ना है, अपवर्तन पढ़ना है यहाँ पर को। उसके बाद जो लेंस है उसका मानव जो है चश्मे के रूप में हम कैसे यूज़ करते हैं, उस प्रत्येक लेंस से कैसे जो है लाइट जो निकलती है और या जो किरणें निकलती हैं वो किस तरीके से उनका फैलाव रहता है, ठीक है। और लेंस का फॉर्मूला आपको पढ़ना है, लेकिन आपको डेरिवेशन नहीं करने हैं, ठीक है। और इसका जो परावर्तन है, अपवर्तन है, या किसी प्रिज्म से अगर हम किसी लाइट को गुजारते हैं उसका क्या रोल रहता है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। और इसका डेली लाइफ में क्या यूज है, इसको हम कैसे अपने डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं वो भी देखना है। उसके बाद यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज दिया है अगला थीम दोस्तों। यहाँ पर यूनिट 5 में कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो नेचुरल रिसोर्सेज का संरक्षण, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों मैं इसके अंदर आपको मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक जो संसाधन हैं उनका संरक्षण है, उनका मैनेजमेंट प्रबंधन है कैसे होगा। कंजर्वेशन एंड जुडिशियस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो जुडिशियस यूज क्या है उसका कंजर्वेशन के बारे में, उसके संरक्षण के बारे में देखना है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, कोल और पेट्रोलियम कंजर्वेशन, एग्जांपल्स ऑफ पीपल और पार्टिसिपेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। यानी कि आपको जो है जो प्राकृतिक संसाधन है हमारे, इसके संरक्षण कैसे होगा, इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, इसका जंगल और वाइल्ड लाइफ और पेट्रोलियम और कोयला, ठीक है, इन सारे चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। ये भी हाई स्कूल की बुक में मिलेगा, 8th की बुक्स में भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। द रीजनल एनवायरनमेंट के बारे में देख लेते हैं। तो बिग डैम्स, जो बड़े बड़े डैम बने हैं, इनके क्या एडवांटेज हैं, इसकी क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, ठीक है। अल्टरनेटिव्स इफ़ एनी, वाटर हार्वेस्टिंग और सस्टेनेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो यानी कि कुल मिला के ये है कि जो रीजनल एनवायरनमेंट है, ठीक है, तो इसके बारे में आपको इसका ध्यान कैसे रखा जा सकता है, जो बड़े डैम हैं इसके क्या यूज हैं, क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या इसकी डिसएडवांटेज हैं, क्या इसकी लिमिटेशंस हैं, कितनी होनी चाहिए और कितनी अभी हो रही हैं, किस तरीके से हार्मफुल है हमारे लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है आपको पढ़नी है। और वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करनी है, ठीक है, तो सतत विकास और ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद है सोर्स ऑफ एनर्जी, तो जो ऊर्जा होती है उसका सोर्स के बारे में इसके अंदर दिया है दोस्तों। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल्स फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड, वाटर एंड ट्रिंडल एनर्जी, न्यूक्लियर, रिन्यूएबल वर्सेज नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है जो ऊर्जा के स्रोत हैं इनमें आपको इसकी विभिन्न जो फॉर्म हैं, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये डिस्कस करनी है, पढ़नी है। उसके बाद इसके क्या क्या जैसे हवा है, बायोगैस है, वाटर है, इनसे एनर्जी बनाई जाती है। और जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, नवीकरणीय ऊर्जा जिसको कहते हैं हिंदी में, और अनवीकरणीय ऊर्जाएं जो होती हैं, इनको डिटेल में देखना है। 8th की क्लास की बुक आप पढ़ना साइंस की, उसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलेगा। उसके बाद 10th की बुक्स में भी ये चीज़ें हैं, ठीक है, इनको आराम से वहाँ पर देखेंगे तो प्रत्येक टॉपिक आपको मिल जाएगा। और एनवायरनमेंट है, अपना पर्यावरण, हमारा पर्यावरण के बारे में देखेंगे तो इकोसिस्टम थोड़ा सा देख लेना। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, क्या क्या एनवायरमेंटल पर्यावरणीय क्या क्या परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद दियर सोल्यूशन, उनके क्या सोल्यूशंस हैं। उसके बाद बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, ओजोन डिप्लेशन, ठीक है। तो इतनी चीज़ें ओजोन के बारे में और इसके इन सारी चीज़ों के बारे में देख लेना है, आपको ये मिल जाएगा उसी बुक में, 8th और 10th की बुक में।
तो दोस्तों हमने देखा यहाँ पर किस तरीके का यहाँ पर सिलेबस दिया गया था 9th और 10th में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और उसमें एग्रीकल्चर भी था, उसी में आपका पर्यावरण भी था। तो इतनी चीज़ें टॉपिक दिए गए हैं, अगर जितनी दिए हैं इतनी भी अगर आपने क्लियर कर दिया तो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी इससे। ठीक है, तो दोस्तों ये सिलेबस था। अगर आपको इसका हिंदी सिलेबस चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए टेलीग्राम पर, वहाँ पर आप मेरे को बोलना कि हमको इसका सिलेबस चाहिए, तो मैं आपको ज़रूर वहाँ पर को इसका सिलेबस प्रोवाइड करा दूँगा। इस वीडियो में इतना ही है, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना बाकी लोगों तक भी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार हमारे चैनल पर हो तो।